कमलपुर गांव में एक छोटे से घर में दो बहनें रानी और कोमल अपनी माँ ललिता के साथ रहती थी। रानी और कोमल बचपन से ही एक दूसरे से नफरत करती थी, क्योंकि रानी बड़ी बहन रंग की सांवली थी और छोटी बहन कोमल देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती होने का बहुत ज्यादा घमंड था। उन दोनों की माँ अपने घर में ही आयुर्वेदिक क्रीम बनाया करती, जिससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता था। उसकी माँ द्वारा बनाई गई क्रीम गांव के सभी लोग इस्तेमाल करते थे और ललिता की बहुत प्रशंसा भी करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन ललिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। माँ की मौत की खबर सुनकर दोनों बहनें बहुत रोती है। उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। माँ के चले जाने के बाद दोनों बहनों की हालत और बिगड़ जाती है। अब वो अलग रहने का फैसला करती है। कोमल अपनी माँ के घर में रहने लगती है और झगड़ा बचाने के लिए रानी घर के ही बगल में छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। अपना पेट पालने के लिए रानी तरह तरह की अच्छी खुशबू वाली क्रीम बनाया करती। माँ, आपने मुझे ये क्रीम बनाना सिखाया था और आज ये मेरी कितने काम आ रहा है। धन्यवाद माँ। अब आप इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप ऊपर से सब कुछ देख रही हैं, इसीलिए आप अपना आशीर्वाद हम दोनों बहनों पर सदा बनाए रखना। रानी रात भर जाकर फेस क्रीम बनाया करती थी और दूसरे दिन उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। फेस क्रीम ले लो, फेस क्रीम, क्रीम को लगाकर सुंदर हो जाओ और मनमोहक खुशबू पाओ। इन्हें लगाने पर आपके चेहरे पर एकदम सुंदरता आ जाएगी। ये हाथों से बनाई गई आयुर्वेदिक क्रीम है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ले लो फेस क्रीम, ले लो फेस क्रीम, फेस क्रीम ले लो। अरे वाह, ये सफेद वाला साबुन कितना अच्छा लग रहा है। लगता है ये चंदन से बनाया गया है। बेटी, ये क्रीम कौन सी है? ये तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये साबुन तुलसी और नीम की पत्तियों से बनाया गया है। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, ये बहुत अच्छा है। रानी की फेस क्रीम की बहुत बिक्री होती थी। वहीं पास में रहने वाली कोमल बहुत दुखी रहने लगती है। रानी का इतना अच्छा खासा व्यापार चलता हुआ कोमल को अच्छा नहीं लगता। ये देखकर उसे बहुत जलन होती थी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये इतना सारा पैसा कैसे कमा सकती है? मेरे बिना ये इतनी तरक्की कैसे कर सकती है? और मैं यहाँ पर घर पर सूखी रोटियाँ खा रही हूँ। इसने बचपन में माँ से फेस क्रीम बनाना सीख लिया और अब उसी को बना बना कर बेच रही है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। इसकी जिंदगी भी मैं बर्बाद कर दूंगी। उसी रात को मौका देखकर रानी के घर पहुंच जाती है और क्रीम में केमिकल छिड़क देती है और वहां से दबे पैर निकल जाती है। रानी सुबह उठकर बाजार में बेचने जाती है तो लोग उसे खरीदते हैं, घर जाकर लगाते हैं। इस्तेमाल करने के बाद सभी गांव वालों के चेहरे काले होने लग गए थे और उनके चेहरे पर, शरीर पर दाने होने लगते हैं। ये सब देखकर गाँव वाले इकट्ठा होकर रानी के पास आते हैं। अरे अरे, ये तुमने मेरे चेहरे के साथ क्या कर दिया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे इस 2 टके की साबुन से मेरा चेहरा खराब हो गया। अब मैं इस चेहरे को लेकर कहीं नहीं जा सकती। पूरे गांव को तुमने भूत बना दिया है। कोई भी अपने आप को शीशे में देखने से डर रहा है। देखिए, आप सभी को कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा यकीन करिए, मैंने इस क्रीम को अपने हाथों से बनाया है। इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया, बल्कि मेरी इस फेस क्रीम में तो कई आयुर्वेदिक तत्व हैं, जिससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और चेहरे पर चमक भी आती है। अरे चुप बैठ, एक तो गलती करती है, ऊपर से सीना जोरी कर रही है। तेरी माँ कितनी अच्छी थी, कितनी नेक थी। एक तू है जो कुछ पैसों के चक्कर में सभी गांव वालों की शक्ल खराब कर रही है। अरे मैं तो कहती हूँ, इसने जो हमारे साथ धोखा किया, इसको इसकी सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से ये किसी और के साथ ऐसा ना करे। मारो सब लोग इसे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। यकीन मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब ये सारी खबर कोमल को पता चलती है कि उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ, तो वो मन ही मन बहुत खुश होती है। मैं तो यही चाहती थी कि ये इतनी बुरी तरह से पिटे कि इसका क्रीम बेचने का काम ही बंद हो जाए। अब इसके पूरे गांव में बदनामी हो गई है। अब ये किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी और ये गाँव छोड़कर चली जाएगी। शाबाश कोमल, तूने तो कर दिखाया, मजा ही आ गया। रानी की ऐसी हरकतों की बातें सुनकर सभी गांव वालों को रानी से नफरत होने लगती है। सभी उसे भला बुरा कहते हैं। एक दिन गांव में जंगल किनारे एक पेड़ के नीचे रोते हुए रानी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आप तो सब जानते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी गाँव के लोग मेरे ऊपर गलत होने का आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं क्या करूँ? ये सारी खबर सुनकर मुझे कोई काम नहीं देगा। अब मैं क्या करूँ? मेरी मदद कौन करेगा? तभी अचानक से रानी को एक आवाज सुनाई देती है, रानी रानी रानी। रानी वो आवाज सुनकर कहती है, अरे ये मेरा नाम लेकर मुझे कौन पुकार रहा है?
ये आवाज तो आसपास से ही आ रही है। रानी आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो आवाज पेड़ से आ रही है। उस पेड़ की आँख और मुंह भी होती है और उस पर फल और फूल की जगह फेस क्रीम लगी होती है। ये सब देखकर रानी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या ये आवाज इस पेड़ से आ रही है और इस पेड़ के ऊपर ये फेस क्रीम? हाँ रानी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पास कभी कोई नहीं आता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे इस पेड़ पर ढेर सारी फेस क्रीम लगती है, तो तुम इस क्रीम को तोड़कर बाजार में बेच दिया करना। इससे किसी को कोई हानि नहीं होगी। नहीं, मैं ये फेस क्रीम अब नहीं बेचूंगी। गांव के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। नहीं रानी, अब ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम गांव में जाकर ये क्रीम बेचो। गांव में सभी लोगों को हकीकत पता चल जाएगी कि ये किसका करा धराया था। रानी उस पेड़ से सारी फेस क्रीम तोड़ लेती है। रानी अगली सुबह सारी फेस क्रीम लेकर बाजार में बेचने लगती है। तभी वहाँ पर कोमल आती है और गांव वालों को भड़काना शुरू कर देती है। ये देखो, ये रानी की बच्ची दोबारा से फेस क्रीम बेचने आ गई। लगता है कल की पिटाई इसको कम पड़ गई है। लगता है इसे और मारना होगा। कोमल जो भी है सब कह रही थी। उस समय वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही भीड़ खड़ी होती है, कोमल अपने आप सब कुछ सच बोलने लगती है और गांव में लोगों को पता चल जाता है कि रानी ने कोई गलती नहीं, ये सभी गलती कोमल ने की है। ये सब देखकर कोमल की सच्चाई सामने आ जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सब इस कोमल ने किया है। माफ कर दो रानी बेटी, हमने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बुरी तरह से मारा, हमें माफ कर दो। अरे कोमल, तुझे अपनी बहन पर जरा भी दया नहीं आई जो तूने उसके साथ इतना गलत किया। एक सगी बहन होकर तुमने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया। देखो, आज तुम्हें इसका फल मिल गया। तुमने खुद ब खुद सब सच बता दिया। कोमल गांव वालों की बातें सुनकर रोने लगती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। रानी बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो अपनी बहन को माफ कर देती है और गांव वालों से भी माफी मांगती है। उसके बाद कोमल उस जादुई पेड़ से फेस क्रीम उन सभी लोगों को दे देती है, जिसे लगाकर सभी लोग पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में खुशबू अपनी बुआ कावेरी के साथ रहा करती थी। कावेरी बहुत ही बुरी और दुष्ट औरत थी। कावेरी खुशबू को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और वो हमेशा खुशबू से नौकरानी की तरह काम करवाया करती थी। कावेरी खुशबू से उसकी उम्र से ज्यादा काम करवाया करती थी और उसे खाने के लिए भी अपने आगे का बचा हुआ खाना दिया करती। लेकिन बेचारी खुशबू की मजबूरी थी। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिस कारण से उसे अपनी बुआ का अत्याचार सहन करना पड़ता था। कावेरी की खुद की भी शैली नाम की बेटी थी, जो बहुत ही ज्यादा चालाक और नौटंकी थी। वो हमेशा खुशबू को पिटवाने का काम करती थी। मम्मी देखो, आपने खुशबू को बोला था ना कि उसे सारा आटा पीसना है, लेकिन ये मैडम देखो कैसे धीरे धीरे काम कर रही है। क्यों रे खुशबू, तुझे एक बार समझ नहीं आती क्या? मैंने तुझे बोला था जल्दी के सारे काम खत्म कर, सबसे पहले चक्की पर आटा पीस दे, लेकिन तू तो आराम आराम से काम करने में लगी है। बिना पिटाई खाए तुझे समझ नहीं आता क्या? बुआ जी, मैं इसीलिए धीरे धीरे काम कर रही हूँ क्योंकि कल मेरे हाथ में सब्जियाँ काटते समय चाकू लग गया था, जिस कारण से मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर भी मैं काम कर रही हूँ, मैं आटा नहीं पीस सकती हूँ। आप कहे तो मैं बाहर चक्की से आटा पिसवा कर ले आती हूँ। क्यों, तेरे मरे हुए माँ बाप कैसे छोड़ गए हैं जो तू बाजार से जाकर आटा पिसवा कर लाएगी? काम तो तू एक पैसे का नहीं करती है, बस पूरे दिन मुफ्त में रोटियां तोड़ती है और बातें बिल्कुल अम्मा की तरह करती है। जब मैंने एक बार बोल दिया है कि आटा घर पर पिसेगा तो मतलब आटा घर पर पिसेगा। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, मुझे फालतू बातें नहीं करनी तुझसे, इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास। अपनी बुआ की बात सुनने के बाद खुशबू कामों में लग जाती है और वो आराम से काम करती है। खुशबू पोछा लगा रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने शैली आ जाती है और गिर जाती है। शैली को गिरता देख खुशबू बहुत डर जाती है। उतने में ही शैली जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी देखो, इस खुशबू की बच्ची ने मुझे जानबूझकर गिरा दिया, मुझे बहुत तेज चोट लग गई है। मम्मी प्लीज इधर आओ ना। शैली की चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत कावेरी भागी भागी आती है और बोलती है, हाय राम, मेरी बेटी को क्या हो गया, ये कैसे गिर गई? कावेरी तुरंत अपनी बेटी शैली को उठाती है और बिस्तर पर ले जाकर लेटा देती है और डॉक्टर को फोन लगाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और वो चेकअप करने के बाद बोलते हैं, मैडम आपकी बेटी की हाथ की हड्डी टूट गई है, जिस कारण से हमें प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। आप इनको लेकर हॉस्पिटल चलिए। कावेरी अपनी बेटी शैली को लेकर अस्पताल जाती है और वहाँ पर जाकर प्लास्टर चढ़वाती है। अस्पताल में बिल जमा करके कावेरी वापस अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और घर आते ही खुशबू के पास जाती है और बोलती है, आज तो हद ही हो गई, तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरी बेटी को तूने कैसे गिराया? देख रही है उसके हाथ की हड्डी टूट गई है। अब मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी,
इसीलिए तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा बोलकर कावेरी खुशबू के बाल खींचती है और उसे डंडे से मारना शुरू कर देती है। लगातार उसे पीटती रहती है। जब कावेरी थक जाती है तो वो अपनी बेटी के पास चली जाती है। बेचारी खुशबू दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगती है और जैसे तैसे अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर अपनी माँ पिता की तस्वीर के सामने रोने लगती है। माँ, आपने देखा ना बुआ मुझे कैसे मारती है। अगर आप आज जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देखो बुआ ने मेरी कैसी पिटाई करी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों पैरों की हड्डियाँ टूट गई हो, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। जानबूझकर शैली अपने आप गिरी थी और मुझे पता है आज के बाद वो मुझे परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आज वो जानबूझकर गिरी, लेकिन उसे सच में चोट लग गई। लेकिन माँ मैं क्या करूँ, अब मुझसे ये अत्याचार नहीं सहा जाता। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कहीं और भी नहीं जा सकती। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। खुशबू अपनी माँ से इतना बोल रही होती है, तभी उसकी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, बेटा मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। अगर भगवान हमें दुख देता है तो एक दिन वो सुख भी देता है। अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है होने दो, जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब तुम खुश रहा करोगी। माँ क्या सचमुच आप तस्वीर से बातें कर रही हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आखिरकार तस्वीर से भी कोई कैसे बात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर कह रही है कि मेरे दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी के लिए दुख भरे दिन सह लूंगी। ऐसा बोलकर खुशबू अपने कामों में लग जाती है और जाकर आटा पीसने लगती है। अपनी बुआ के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है और उन्हें खाना परोस देती है। ये सब कुछ देखकर कावेरी बोलती है, चल नौकरानी निकल यहाँ से, तेरे सामने मैं खाना खाऊंगी तो नजर लग जाएगी। और हाँ, मेरी बेटी को भी कमरे में ले जाकर खाना दे दे। खुशबू शैली को भी खाना देने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर खुशबू बोलती है, मुझे पता है तुम जानबूझकर गिर गई थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का सबक मिल गया। तुम हमेशा से मुझे परेशान करती आई हो, इसीलिए आज भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। अब गलती से कभी भी नाटक करने की कोशिश मत करना, नहीं तो भगवान जी सचमुच असलियत में बदल देंगे। ऐसा बोलकर खुशबू खाना देकर चली जाती है। तभी शैली मन ही मन सोचती है, सही में सच बोल रही है ये, मैं तो गिरने का नाटक कर रही थी, पर मुझे क्या पता था असलियत में मेरा हाथ टूट जाएगा। आज के बाद मैं इस खुशबू से पंगे नहीं लूंगी, नहीं तो पता चले मेरी जान भी चली जाए। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन कावेरी की पड़ोसन सुशीला उसके घर पर एक ब्रांडेड और अच्छी साड़ी लेकर आती है और बोलती है, देखो कावेरी, मेरे पति मेरे लिए कितनी ब्रांडेड और महंगी साड़ी लेकर आए हैं, पूरे 50,000 रूपए की है। तुमने तो सुना ही होगा मनीष मल्होत्रा का नाम, उसी की डिजाइन की साड़ी है, अच्छी है ना? सुशीला बस 50,000 रूपए की, ये तो बहुत कम है। तुमने मेरी साड़ी नहीं देखी, पूरे 1 लाख रुपए की है। मैंने भी मनीष मल्होत्रा से ही डिजाइन करवाई है। अभी मैंने ड्राई क्लीन के लिए डाल रखी है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर दिखाती। पर तुम चिंता मत करो, मैं कल होने वाली किटी पार्टी में वो साड़ी जरूर पहनूंगी। दरअसल मुझे आपकी तरह दिखावा करना नहीं आता, वरना तो मैं कब के आपको दिखा देती। कोई बात नहीं, कल किटी पार्टी में पहन कर आइएगा। मुझे तो पता है आपके पास तो 1,000 रूपए वाली साड़ी भी नहीं है, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। पर कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगी आपकी 1 लाख रुपए वाली साड़ी का। चलती हूँ अभी मुझे डायमंड की ज्वेलरी भी लेनी है। ओके बाय, कल मिलते हैं किटी पार्टी में। सुशीला अपनी साड़ी कावेरी को दिखाकर चली जाती है। वहीं कावेरी अपनी पड़ोसन सुशीला से झूठ बोल देती है कि उसके पास 1 लाख रुपए वाली साड़ी है। तभी वो मन ही मन सोचती है, ये सुशीला की बच्ची मुझे 50,000 रूपए वाली साड़ी दिखा कर गई है। अगर कल इसने किटी पार्टी में यही साड़ी पहन ली तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मेरे पास तो 500 रूपए वाली साड़ी भी नहीं है, पर मैंने कितना बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से इतने पैसे लाऊं? अब तो मेरी इज्जत पर आ गई है। क्या करूँ? हाँ, आइडिया आया। अब मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और उस मनहूस से छुटकारा भी। ऐसा सोचकर कावेरी एक फोन लगाती है और बोलती है, हेलो, मैं कावेरी बोल रही हूँ। मेरे पास एक लड़की है जिसे मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। तुम उसके साथ कुछ भी करना, मारना पीटना काटना, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे पैसों से मतलब है। अच्छा ठीक है, शाम को 6 बजे आप मुझे पता नोट करवा दो, मैं वहाँ पर आपको लड़की दे दूंगी। ऐसा बोलकर कावेरी पता नोट कर लेती है और उसके बाद फोन कट कर देती है और खुशबू को आवाज लगाकर बुलाती है, खुशबू बेटा कहाँ हो, जरा मेरे पास तो आओ। बुआ जी आपने मुझे बुलाया, वो भी इतने प्यार से। मुझे माफ कर दो खुशबू, मैंने जो तुम्हें इतना पीटा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे तुम्हें पीटना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो बेटा, आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी और न ही घर के काम कराऊंगी। तुम्हें बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दिलवाने के लिए शाम को ले जाऊंगी, तुम तैयार रहना। खुशबू वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या बात है, आज बुआ जी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही है।
माँ सही कह रही थी, सब कुछ ठीक होने वाला है। हे भगवान, आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना। खुशबू ये सब सोचकर खुश हो रही होती है कि अब उसकी बुआ उसे प्यार करेगी, अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी दुष्ट बुआ उसे बेचने के लिए जा रही है। खुशबू अपनी बुआ के साथ खुशी खुशी चली जाती है। तभी कावेरी एक आदमी के पास ले जाकर खुशबू को छोड़ देती है। उस आदमी के साथ 5-6 गुंडे भी थे। ये सब कुछ देखकर खुशबू डर जाती है और कावेरी बोलती है, देखो मैं इस लड़की को यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, अब मुझे मेरे 5 लाख रुपए दे दो। तुम इसे अब कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। बुआ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मुझे कपड़े दिलाने लेकर जा रही थी, तो आप मुझे यहाँ पर कहाँ ले आई? आप इन आदमियों के पास मुझे क्यों छोड़ रही है? कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं ये, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुशबू अपनी बुआ के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कावेरी को तो सिर्फ पैसों से मतलब था। वो पैसे गिनती है और खुशबू को उन आदमियों के पास छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। खुशबू बेचारी रोती रहती है, लेकिन उस पर कोई दया नहीं खाता। तभी एक दिन कुछ गुंडे उसे कहीं और लेकर जा रहे होते हैं। तभी मौका पाकर खुशबू धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। खुशबू भागते भागते एक जंगल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर एक बाबा अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। तभी वो आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मैं भगवान का एक रूप हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जानता हूँ तुम कितनी नेक दिल और अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक देना चाहता हूँ, जिसकी मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें लालच नहीं करना है और हमेशा लोगों की मदद करते रहना है। ऐसा बोलकर बाबा खुशबू को जादुई लिपस्टिक दे देते हैं। खुशबू बाबा का धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो चलते चलते एक रोड के किनारे आ जाती है और वहाँ पर खड़ी होकर बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, मुझे सर छुपाने के लिए छत की जरूरत है, इसलिए मुझे एक छोटा सा घर दे दीजिए। ऐसा बोलते ही खाली मैदान पर बहुत बड़ा घर प्रकट हो जाता है। ये देख खुशबू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो उस घर के अंदर जाती है, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी। जिसके बाद खुशबू ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी बिताती है। पर अब उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी और न ही उसकी बुरी बुआ का साया। साथ में वो गरीब लोगों की मदद करती है। और वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिसे कावेरी ने खुशबू को बेचा था, वो कावेरी के घर आता है और बोलता है, तूने मुझे जो छोकरी दी थी वो मेरे हाथों से निकल गई है, इसलिए मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मुझे पूरे 50 लाख रुपए वापस कर। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम जाते हो यहाँ से, मैं या पुलिस को फोन करूँ? तू क्या पुलिस को फोन करेगी? मैं फोन कर देता हूँ। तूने एक लड़की बेची है, जिस कारण से तुझे सजा हो जाएगी। चुपचाप मेरे पैसे देते हैं या मैं तुझे बताऊँ अभी। वो आदमी 5 लाख रुपए की बजाय पूरे 50 लाख रुपए मांगता है, जिस कारण से कावेरी को अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ता है। वो सड़क पर आ जाती है और वो अपनी बेटी के साथ रोड पर भीख मांगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ खुशबू हंसी खुशी से अपना जीवन जीती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।